हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने हम लोग का लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोग ने पढ़ा स्टार्ट किया इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन करने से पहले हमने देखा कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है और पार्शियल फ्रैक्शन किसका होता है। तो हमने पॉलिनोमियल पढ़ा, फिर हमने रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में जाना और हमने देखा कि रैशनल एक्सप्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद एक लाइन आया कि पार्शियल फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन का होता है, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं है कि जो भी क्वेश्चन होंगे वो हमेशा प्रॉपर में ही रहेंगे। मीन्स इम्प्रॉपर में भी क्वेश्चन प्रोवाइड हो सकते हैं और आपको कहेंगे कि इसका इंटीग्रेशन कीजिए यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो वैसी परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाते हैं। इम्प्रॉपर को प्रॉपर कैसे बनाते हैं? तो डिवाइड कर देते हैं और डिवीजन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम लोग इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं। और जैसे ही वो प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाता है तब जाके हम लोग क्या करते हैं, उस प्रॉपर फ्रैक्शन का फिर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और इंटीग्रेशन हो जाएगा। आज हम लोग देखेंगे, हाँ एक चीज और, पिछले क्लास में हमने ये देखा कि जो भी हम लोग इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं रैशनल फंक्शन का थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये जो है पार्शियल फ्रैक्शन कैटेगराइज हुआ है 4 कैटेगरी में, और वो कैटेगराइज हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस। मींस सपोज दैट, मान लो कि अगर रैशनल एक्सप्रेशन px/qx है तो qx का जो भी फैक्टर होगा, ठीक है, उसके फैक्टर का जो नेचर होगा उस नेचर पर मेरा पार्शियल फ्रैक्शन डिपेंड करता है। और वो नेचर जो है वो उसको चार पार्ट में कैटेगराइज किया गया। और वो 4 पार्ट क्या था? वो 4 पार्ट था, पहला पार्ट था लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, जो दूसरा पार्ट था वो था लीनियर एंड रिपीटेड, जो तीसरा पार्ट था वो था क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड, एंड द लास्ट चौथा पार्ट था तीसरा पार्ट था क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड, और जो चौथा पार्ट था वो था क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड। आज का जो लेक्चर है वो मैंने स्टार्ट किया है, हेडिंग मेरा सेम डाला हुआ है, हेडिंग है इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, पहला पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ये है कि इसमें एक इवेल्युएट करना है, एक इंटीग्रेशन है, और जरा सा आप देख सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो रैशनल फंक्शन है, क्योंकि 1 बाय समथिंग लिखा हुआ है और हमको पता है 1 बाय समथिंग जो भी होगा तो वो आपका क्या होगा, रैशनल हो जाएगा, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। और जो भी रैशनल एक्सप्रेशन है वो आपको कैटेगराइज करना है कि ये जो रैशनल एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये किस टाइप का है, उसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे। तो 4 कैटेगरी है आपके पास, लीनियर, नॉन रिपीटेड, लीनियर, रिपीटेड, क्वाड्रेटिक, नॉन रिपीटेड, क्वाड्रेटिक, नॉन रिपीटेड। तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि यहाँ जो है 3 टर्म दिख रहा है, x-1 इंटू x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3। आप देख सकते हैं ये जो तीनों है, these 3 आर इंडिविजुअली लीनियर एक्सप्रेशंस एंड नन ऑफ देम हैव अ पावर ग्रेटर देन 1। किसी के पास भी जो पावर है वो 1 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब जब पावर 1 से बड़ा नहीं है तो रिपीटेशन नहीं होगा। इसका मतलब these rational expressions are categorized as linear and non repeated। क्लियर? आप देख सकते हो this is the rational expression and the term of the denominator are factorized as a linear expression and none of the linear expression having power greater than 1, so it is categorized as the linear and non repeated। ठीक है, तो इसको हमको इवेल्युएट करना है। आपको बताते हैं जब आप किसी भी रैशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं और यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस के थ्रू आप इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन जो है वो आपका बहुत आसान है। इसमें जो मेजर पोर्शन होता है वो आपका पार्शियल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने आ गया तो इंटीग्रेशन सोचिए तो कुछ भी नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है 1 या 2 स्टेप के काम है, लेकिन बाकी जो जितना सारा भी स्टेप्स होंगे वो मैक्सिमम स्टेप्स आपको पार्शियल फ्रैक्शन कवर करना है। इसका मतलब यहाँ रिजोल्यूशन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इसका इंटीग्रेशन करना है, इंपॉर्टेंट ये है कि इससे आपको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने आता है कि नहीं आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिजॉल्व दिस फैक्टर एज ए पार्शियल फ्रैक्शन।
So look at this. First of all, resolve 1 upon x minus 1, x plus 2, 2x plus 3 into पार्शियल फ्रैक्शन। चलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या करना है कि ये जो भी लीनियर एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको नीचे में, लीनियर का जो तीन को लीनियर टर्म का प्रोडक्ट है उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, रिजोल्यूशन। ठीक है, इसको ले लेंगे, क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 2, 2x प्लस 3। अब सवाल ये है कि इसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ रूल्स हैं, वो आपको देखने होंगे। अगर वो आपको नहीं पता होगा तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कभी नहीं कर सकते। तो होता ये है कि जो भी आपका फैक्टर दिख रहा है लीनियर फैक्टर, उसको आप सेपरेट कर दो। तो यहाँ हम लिख दिए x माइनस 1, लेकिन एक रूल है कि अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर ले रहे हैं तो न्यूमरेटर में उससे कम डिग्री वाला टर्म डालना है। इसका मतलब अगर ये लीनियर है तो लीनियर में डिग्री कितना होता है 1, तो उससे कम डिग्री कितना होगा तो 0, और 0 डिग्री का जो भी पॉलिनोमियल होता है वो कांस्टेंट होता है। और आपको एग्जैक्ट पता नहीं है कि कौन सा कांस्टेंट है, इसलिए आपको अननोन पैरामीटर ही डालना है, अननोन कांस्टेंट ही डालना है। इसलिए अननोन कांस्टेंट के प्लेस में हम यहाँ पे a लिखेंगे प्लस। अब हम कैसे बोलेंगे कि सर यहाँ प्लस ही होगा, माइनस भी तो हो सकता है। तो ये इसके बारे में आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये मैनेज हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस माइनस होना होगा तो अगला वाला जो कांस्टेंट यूज करेंगे वो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको सोचना नहीं होगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस डालिए, अगर माइनस होना होगा तो अपने आप आ जाएगा। तो आप सेकंड वाला फैक्टर डालिए, सेकंड वाला फैक्टर भी क्या है लीनियर है, इसको आप अलग कर दिए, दिस इज x प्लस 2। फिर इसको ऊपर में इसके ऊपर में कांस्टेंट टर्म लिखना पड़ेगा, तो यहाँ आप क्या कीजिए कांस्टेंट टर्म लिख दीजिए, एक नया कांस्टेंट आ गया। फिर एक फैक्टर और दिख रहा है आपको, मतलब जितना सारा फैक्टर दिखेगा उतना पार्ट में आपको इसको ब्रेक कर देना है। ठीक है, तो प्लस एक पार्ट डाउन हो जाएगा 2x प्लस 3, और उसके ऊपर में कांस्टेंट आपको और लिखना पड़ेगा। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस पूरे रैशनल एक्सप्रेशन को हम इस तरह से 3 पार्ट में ब्रेक कर दिए। मतलब ये जो इसको उस तरह से लिखना ही कहलाता है पार्शियल फ्रैक्शन, बट ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अभी भी इसमें 3 टर्म ऐसे हैं जो अननोन पैरामीटर है, जिसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखेंगे हियर a, b and c are unknown parameters। Here parameters, unknown parameters, जिसको हमको निकालना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक नोट है आपके। अब ये जो 3 अननोन पैरामीटर दिख रहे हैं, हो सकता है कि किसी में 4 हो, 5 हो, जितना भी हो, आपको टेंशन लेना नहीं लेना है। उसको निकालने का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ नियम है, वो आपको जानना है। तो सबसे पहले नोट आता है, अब ये जो ABC अननोन पैरामीटर्स है, इसको निकालने का मेरे पास 3 मेथड है। ठीक है, तो नोट पे लिखेंगे देयर आर 3 methods to find the value of A, B and C। ठीक है, कौन कौन है? तो सबसे पहला आते हैं कंपैरिजन मेथड, क्लियर। दूसरा आता है लिमिटिंग मेथड, ठीक है। और तीसरा आते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये जितने भी अननोन पैरामीटर होंगे उसको निकालने का मेरे पास 3 मेथड होगा। एक होगा कंपैरिजन मेथड, दूसरा होगा लिमिटिंग मेथड, और तीसरा होगा वैल्यू पुटिंग मेथड। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग जो है किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं ABC निकालने के लिए। आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग भी निकाल सकते हो, बट ये थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा कि आप डायरेक्ट एक चीज़ x का वैल्यू कुछ डाल रहे हैं, फिर y का x की जगह में कुछ और डाल रहे हैं। इस तरह से बारी से आप क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पुट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ABC का वैल्यू निकाल रहे हैं। ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। ठीक है,
कंपैरिजन मेथड जो क्या होता है, कंपैरिजन मेथड के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। कंपैरिजन मेथड आपने लास्ट लेक्चर में भी यूज किया होगा, बहुत जगह निकाले होंगे, खास करके जब हम लोग एबीसीडी कोसाइन वाला जो था वो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल में, वहां भी हम लोग क्या कर रहे थे, कंपैरिजन मेथड यूज कर रहे थे। तो कंपैरिजन मेथड आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन कंपैरिजन मेथड के साथ एक प्रॉब्लम है कि दिस मेथड इज सो लेंदी। अगर आपके पास अननोन पैरामीटर कम है तो चलो भाई ठीक है, तुरंत निकल जाएगा आपका, लेकिन जैसे ही अननोन पैरामीटर्स आपका 4, 5, 6, 7 हो जाए तो उस सिचुएशंस में कंपैरिजन मेथड लगाना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको क्या हो सकता है कि वो क्या कहते हैं, कैलकुलेशन करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम मीन्स मतलब इतना लेंदी हो जाएगा कि मिस्टेक्स होने के चांस जो है बढ़ जाते हैं। आपको पता है जितना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होते हैं और एरर आने का चांस जो है बढ़ जाता है, जितना सिंपल कैलकुलेशन होगा एरर होने का चांस घट जाता है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये हुआ कि कंपैरिजन मेथड हम लोग तब यूज करेंगे जब मेरे पास अननोन पैरामीटर कम होगा। जैसे ही मेरे पास अननोन पैरामीटर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जैसे 3 तक तो ठीक है चलो काम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 4, 5, 6, 7 आ जाएगा तब हम लोग कंपैरिजन मेथड नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग मेथड भी क्या हुआ, थोड़ा बोरिंग हो गया। कंपैरिजन क्या हो गया, लेंदी मेथड हो गया। अब बचा कौन, बचा लिमिटिंग मेथड। तो लिमिटिंग मेथड जो होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड होता है। मैंने भी जब 11th-12th का पढ़ाई किया था, या जब भी मैंने मैथमेटिक्स में पार्शियल फ्रैक्शंस को देखा या जाना, तो मैंने एज फार एज पॉसिबल्स जहां भी हो सका मैंने लिमिटिंग मेथड का ही मतलब यूज किया। कोई जरूरी नहीं कि सारे अननोन पैरामीटर्स आपका लिमिटिंग मेथड से निकल जाए। बात समझ आ रही है? ये कोई जरूरी नहीं कि अब जो भी चीज़ें हैं जैसे ABC है तो सारा निकल ही जाएगा। कभी कभी होता है कि लिमिटिंग मेथड जो है आपका किसी न किसी केस में फेल्योर हो जाता है। तो वैसी परिस्थिति में, वैसे सिचुएशन में हम लोग को क्या करता है, ये वैल्यू पुटिंग मेथड जो है वो एज ए हेल्पर आपका काम करता है। मतलब जब हम लिमिटिंग मेथड से सारा वैल्यू ना निकाल सके, कुछ अननोन पैरामीटर्स बच जाए, तो वैसे में एज ए हेल्पर आप ये जो थर्ड क्या कहते हैं मेथड है, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पता चल गया कि ये 3 अननोन पैरामीटर्स निकालने का, मतलब अननोन पैरामीटर्स निकालने का आपके पास कितना मेथड होगा, 3 मेथड। कौन कौन सा मेथड है, कंपैरिजन मेथड, लिमिटिंग मेथड एंड वैल्यू पुटिंग मेथड। इन सब में सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, लिमिटिंग मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग सारा मेथड को डील करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन में हमको जहाँ पे जो सूट करेगा वो हम करेंगे। आप पे भी कोई बाउंडेशन नहीं है, यू हैव नो बाउंडेशंस टू दैट यू मस्ट हैव टू यूज कंपैरिजन मेथड। ऐसा क्वेश्चन में कभी नहीं लिखा रहता है कि आपको इसी मेथड को यूज करके बनाना है। आपको सीधे बोलेगा इवैल्यूएट दिस, बाकी आप इस इवैल्यूएशन के ड्यूरेशन में किस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, कौन सा मेथड को प्रीफर कर रहे हैं, ये उसको मतलब नहीं। मतलब इतना है उसको आंसर चाहिए, आपका स्ट्रेटजी सही होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों में से जिसको भी ज्यादा सुटेबल होगा उसको मैं यूज करूंगा और इस क्वेश्चन को डील करूंगा। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस को बनाना है तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन करने आना चाहिए, और पार्शियल फ्रैक्शन करने में एक प्रॉब्लम होता है कि आपका ये अननोन पैरामीटर्स का वैल्यू निकालना है। अननोन पैरामीटर वैल्यू निकालने के लिए आपके पास 3 मेथड है, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो अब जो आगे हम बढ़ेंगे तो इसका हम लोग ABCD का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ठीक है, और तब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, इसमें 90% काम जो है आपका पार्शियल फ्रैक्शन है, ओनली 10% ऐसा होता है जिसमें कि आप इंटीग्रेशन में काम करोगे। ठीक है, तो अगर इसको देखो फिर मैं विचार करता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको छोड़ दिया, बाकी सब चीज को मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, हियर we use limiting method। कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं, लिमिटिंग मेथड। अब आपके लिए बता दूं कि जब रिपीटेशन का केस ना हो, ठीक है, सारे टर्म लीनियर हो, रिपीटेशन का केस ना हो, तो ऐसे सिचुएशन में लिमिटिंग मेथड सफिशिएंट है इन तीनों अननोन पैरामीटर को फाइंड आउट करने। ठीक है, if all the factors are linear and no repetition is occurs here, in these situations all the unknown parameters A, B, C are find out by using
the method which is called limiting method. And here we are going to introduce the limiting method, and we can see that how limiting method work. ठीक है, how limiting method work to find out the unknown parameters a, b and c. So it is so interesting. You can realize it is so interesting. So look at here. There is a क्या कर सकते हैं उसको, गुडनेस, एक अच्छाई है। इसके लिए यहाँ पर लिमिटिंग मेथड का एक खासियत है। खासियत करने का मतलब एक फीचर कर सकते हो। एक फीचर है यहाँ पे लिमिटिंग मेथड का कि जिस अननोन पैरामीटर को फाइंड आउट करना रहता है राइट हैंड साइड में, सिर्फ वही पैरामीटर जो है बचता है, बाकी के सारे टर्म आपका गायब हो जाएंगे। दिस इज द सेलिएंट फीचर ऑफ द लिमिटिंग मेथड। ये तो बहुत मजेदार है, मैं तो इसको बहुत एंजॉय करता हूँ। आप देख सकते हैं फॉर ए, मैं ए के लिए काम करता हूँ। आप देख सकते हैं ए यहाँ, तो ए के डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर रहेगा उससे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब इस ये जो लेफ्ट एंड राइट वाला एक्सप्रेशन है, दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस ए, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे x माइनस 1 और यहाँ a है प्लस, यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 b, यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 2 प्लस यहाँ हो गया c x माइनस 1 इंटू 2x प्लस। मैंने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। काम किसमें कर रहे हैं, a के लिए। और इसी स्टेप में क्या करना है, आपको लिमिट लगा देना है x टेंड्स टू 1। ये क्या होता है, ये डिनोमिनेटर x के उस वैल्यू, यहाँ पर x का वो वैल्यू लिमिट लेना है जो कि इस डिनोमिनेटर का रूट्स होता है। रूट कैसे निकालते हैं, इक्वेशन बना देते हैं। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का जो वैल्यू होगा वही रूट हो जाएगा, तो x बराबर 1 हो गया। इसका मतलब यहाँ 1 जो है वो आपका इस डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन है उसका रूट हो गया, तो वही रूट लिमिटिंग वैल्यू हो जाता है। इसलिए लिमिटिंग वैल्यू कितना लिया गया, 1। तो लिखेंगे यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये आपको हर जगह पुट अप करना है, हर एक्सप्रेशन। क्योंकि इधर भी लेफ्ट में भी अगर आप लगाए हैं लिमिट, तो राइट में भी लिमिट लगाना है। लिमिट का कॉन्सेप्ट है x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1। चलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है न्यूमरेटर वाला टर्म जो है 0 हो रहा है और डिनोमिनेटर वाला टर्म 0 नहीं है। तो हमको पता है 0 बाय समथिंग क्या होगा, 0 बाय समथिंग 0 हो जाता है, इसलिए ये वाला टर्म पूरा का पूरा यहाँ से गायब हो जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ देखो न्यूमरेटर वाला टर्म 0, डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ समथिंग पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी टर्म खत्म हो जाएगा। और हम लोग लिमिट पढ़े हैं, लिमिट क्या पढ़े हैं कि अगर 0 बाय 0 टर्म आता होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, यहाँ जो भी टर्म होता है वो एग्जैक्ट 0 बाय 0 नहीं होता है, बिकॉज दिस इज लिमिटिंग 0, टेंडिंग 0, एंड यू कैन कैंसिल आउट द टेंडिंग 0 बाय 0 टर्म। You do not cancel out the term exactly 0 by 0, and you do not write in place of 0 by 0 is equal to 1. This is absolutely wrong. ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। आप 0 by 0 काट के तभी 1 लिख सकते हैं जब आपको पता हो कि वो 0 जो है वो 0 नहीं बल्कि 0 प्लस या 0 माइनस, मतलब टेंडिंग 0 इसको बोलते हैं। अगर आपने लिमिट पढ़ा होगा तो इतना सारा नॉलेज आपके पास होना ही होगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो x माइनस 1 है, x माइनस 1 वाला टर्म है, ये कैंसिल आउट हो रहा है। ये कैंसिल आउट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये टर्म 0 टेंडिंग में लिखा है, और टेंडिंग 0 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं और उसके बदले में 1 लिख सकते हैं। अब जो बाकी बचा हुआ टर्म रहा, तो x की जगह में कितना सब्स्टिट्यूट करना है 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे पुट कीजिएगा 1, तो वैल्यू हो जाएगा 1 बाई, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3, तो हो जाएगा 5 इज इक्वल टू, आप देख सकते हो यहाँ से a बच रहा है और बाकी जो टर्म है वो आपका 0 0। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ जो a का वैल्यू है वो डायरेक्ट आपका कितना आ गया, 1/15 हो गया। आप आराम से इसको 1/15 लिख सकते हैं। ये मैंने किसके लिए काम किया, ये मैंने a के लिए काम किया। अब मैं b के लिए काम करूँ, तो यहाँ लिखेंगे 4b, मतलब जिसके लिए काम करना है ना, सिर्फ राइट हैंड साइड में वही बचता है, ठीक है। ये इसका फीचर है, इसका लिमिटिंग। उसी तरह से b के लिए क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो b के नीचे में है x प्लस 2, इसका मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मींस x इज इक्वल टू -2।
तो लिमिट ले लेंगे -2, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x + 2 से ऊपर के मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x + 2, नीचे हो जाएगा x - 1, यहाँ हो जाएगा x + 2 इंटू 2x + 3, जो बाकी सब लिखा हुआ लिखिए, यहाँ हो जाएगा a/x - 1 और यहाँ हो जाएगा x + 2 प्लस यहाँ हो जाएगा b इंटू x + 2, यहाँ भी हो जाएगा x + 2 प्लस c इंटू x + 2, डिनोमिनेटर में लिखेंगे 2x + 3 और लिमिट मैंने कितना लगाया, लिमिट x टेंड्स टू -2, तो हर जगह आप देख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू -2, यहाँ भी हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -2, यहाँ भी हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -2। ठीक है, आपको पता है जहाँ जहाँ भी ये सेम कटने वाला टर्म होगा उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये भी देखिए कैंसिल आउट कर, बाकी जो टर्म हो 0 होगा, तो देयरफॉर आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं x की जगह -2 डालना, तो दिस इक्वल टू -3, तो 1/-3, यहाँ का -2 डालेंगे तो -4 + 3 हो जाएगा -1, इस प्लेस में हो जाएगा -1, और यहाँ आपको पता है ये 0 हो रहा है, तो पता है ना कि हम लोग राइट साइड में वही लिखा जाएगा जिसके लिए काम कर रहे थे, b के लिए काम कर रहे थे, b बचेगा प्लस ये वाला 2, तो अल्टीमेटली आपने क्या देखा कि जो b का वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 1/3। क्लियर, अब हम लोग क्या करेंगे, c के लिए काम करेंगे, 4c। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि हमको हर स्टेप में ये सारा चीज लिखने की जरूरत नहीं है। आप रियलाइज कर सकते हैं कि जब मैंने a के लिए काम किया तो राइट हैंड साइड में क्या है, तो उतना सारा चीज क्यों लिखे हम हर बार स्टेप, मतलब हमको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, हमको लिखना ज्यादा पड़ रहा है, टाइम ज्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है, तो हम क्यों ना इसको शॉर्ट में करें, तो पहले पूरा जानना चाहिए, उसके बाद उसको अगर जहां लग रहा है कि वो मतलब क्या कर सकते हैं, उसको ज्यादा लिखना है तो कोई फायदा नहीं है, अल्टीमेटली 0 हो ही रहा है तो क्यों लिखे। तो इतना तो पता है कि लिमिटिंग मेथड में हम लोग जिसके लिए काम कर रहे हैं वही बचता है राइट हैंड साइड, तो इस बार करेंगे क्या, सी के लिए काम कर रहे हैं ना, तो राइट हैंड साइड में सी लिख देते हैं, क्योंकि हमको पता सी आने वाला, बाकी सब तो जाएगा, बाकी सब नहीं जाएगा, बाकी सब खत्म हो गया, 0 हो जाता है, सी बचता है, सी। अब इसके लिए क्या क्या रहे थे वो आपको लिखना पड़ेगा, मतलब लेफ्ट साइड में पूरा लिखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, अब बताइए 0 का हो रहा है -3/2, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3/2, न्यूमरेटर में कितना लिखना था, तो 2x + 3, डिनोमिनेटर में कितना लिखना था, तो x - 1 इंटू x + 2 इंटू 2x + 3। ठीक है, अब हमको पता है इसी की वजह से 0/0 आ रहा है, कैसे करते हैं, अब जहाँ c है, सॉरी -3/2, जहाँ c है, सॉरी जहाँ x है वहाँ पे -3/2 डाल देंगे, तो देयरफॉर c जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/x की जगह में -3/2 -1, और यहाँ हो जाएगा -3/2 + 1, सो आप कैलकुलेट कर लो, तो दिस इज इक्वल टू 2/-5 इंटू, और दिस इज इक्वल टू 2/-1, क्लियर, तो दिस इज इक्वल टू 4/5, तो वी हैव got all the three values of the unknown parameters. The value of a is 1/50, the value of b is 1/3, and the value of c is -4/5. You can see. तो आप देख सकते हो, अब मैंने क्या किया कि सबसे लास्ट में a के जगह का जो वैल्यू है वो a के प्लेस में डाल दिया, b का जो वैल्यू है वो b के प्लेस में डाल दिया, और c का जो वैल्यू है वो मैंने c के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस व्हाट यू आर सेइंग, जो आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, एक स्पेशल एक क्वेश्चन आता है, रिजॉल्व समथिंग, रिजॉल्व ए लीनियर रैशनल एक्सप्रेशन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि अगर इसको रिजॉल्व करने के लिए कहता है पार्शियल फ्रैक्शन में, तो हम लोग इसको इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज कंप्लीट पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब जो भी मेहनत करना है, जो भी वर्कआउट करना है ना, वो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ही करना है, बाकी इसका इंटीग्रेशन इतना आसान है आप सोच नहीं सकते। देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे, अब फाइनली इसका इंटीग्रेशन लिखना है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ दिस, मतलब 1/x - 1
into x plus 2 into 2x plus 3 with respect to x, तो दिस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन मतलब उसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे 3 इंटीग्रल में टूट जाएगा और जो कांस्टेंट है उसको सीधे बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा 1/15 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस ये 1/3 कांस्टेंट है बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस ये आपका हो गया कितना -4/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या कर सकते हैं कि तो फाइनली जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1/15 ln mod x minus 1 प्लस 1/3 ln mod x plus 2 प्लस -4/5 ln mod 2x plus 3 plus constant terms. But here you can see here this is the linear expression and the coefficient of linear expression is 2. मतलब the coefficient of x is 2. So we have to divide this integral by 2. So here we can write 2. So 5 into 2. Clear? And this is the complete answer. So there is a one step of doing integration, and basically 90% work is resolution into partial fraction. ठीक है? The integration, the work of integration is only 10%, but 90% work is the resolutions. So basically here you have to resolve the given rational expression into partial fraction. This is the main work. ठीक है? बाकी आपको ABC का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए आपको बताएंगे 3 मेथड होता है, और सब जब सारा का सारा टर्म आपका क्या कहते हैं लीनियर हो और नॉन रिपीटेशन वाला केस हो तो बेधड़क आप लिमिटिंग मेथड यूज करो, आराम से आपका लिमिटिंग मेथड यूज करके ABC का वैल्यू निकल जाएगा और इस तरह से आप कैलकुलेशन को डील कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड यूज करते हुए किसी रैशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन बनाना आपको आ गया, और क्योंकि ये पहला एग्जांपल था ऐसा हम लोग और करेंगे। ठीक है? तो and hope you guys will really enjoyed after watching this video, and I think this is very helpful to you, and gradually we evaluate lots of problem in these sections. ठीक है? Thank you.